नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। हमें आशा है आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, सफलता का तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए हमें मेहनत ही करना पड़ता है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, तब हम सफल बन पाते हैं। अगर हम सोचें कि ये हम शॉर्ट ट्रिक अपना लें, शॉर्टकट अपना लें तो हम क्या करेंगे, सफल हो जाएंगे। तो सफलता के लिए बच्चों, सक्सेस के लिए हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ता है। तो हम आज आप सफल बनने के लिए मेहनत करिए, अभ्यास करिए निरंतर, तो ही आप सफल हो पाएंगे। अगर इतनी आसानी से किसी को सफलता मिल जाती तो आजकल सब लोग सफल होते। कुछ लोग ही सफल होते हैं जो लड़ने की कोशिश करते हैं, जो मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। तो आप लोग उठ जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए और अभ्यास पे निरंतर लगे रहिए। रोज के रोज अभ्यास आप करिए। और इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए लाए हैं पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। हमने आपको परावर्तन बताया, हमने आपको प्रकाश बताया, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बताया। वैसे ही आज आपका पार्ट हो सकता है इंटरेस्टेड हो, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि इसमें 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट हैं, उनको समझाना है। उसके बाद उस पर आपको एग्जाम्पल्स, उदाहरण, न्यूमेरिकल्स देने हैं। तो सबसे पहले बच्चों आता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या है वो हम जानते हैं। हम जाने आगे क्या है अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। अगर आप इसकी इंग्लिश लिखना चाहें तो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन क्या है? हम देखते हैं, कभी हम बचपन में जब छोटे थे तो हम ऐसे क्या करते थे, पानी भरा होता था नाल में, उसमें हम डंडा रख देते थे। तो डंडा जब ऐसे टेढ़ा करके रखते थे तो डंडा हमें ऐसा प्रतीत होता था, ऐसे जैसे मान लो ये पानी भरा है, हम इसमें ऐसे डंडा लगा दिए, रख दिए, तो डंडा ऐसे जाना चाहिए ना। लेकिन जब हम देखते थे तो डंडा हमें कुछ ऐसा दिखाई देता था, मतलब ऐसा लगे कि डंडा छोटा है और वहां से किसी एंगल पे मुड़ा हुआ है। लेकिन वास्तव में ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि ये अपवर्तन का कारण है। जैसे अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक माध्यम है, कांच। क्या है? कांच एक माध्यम है और ये वायु है। ये वायु है और ये क्या है? कांच है। और ये अभिलंब मान लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण यहां से ऐसे प्रवेश करेगी, ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण कांच में से होकर गुजरती है, ये कांच है, तो ये क्या करती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या करती है? अभिलंब की ओर। ये अभिलंब है, अभिलंब की, यानी इसको जाना था ऐसे, लेकिन क्या हुआ, ऐसे ना जाकर के ये किसी थोड़ा सा अभिलंब की तरफ ऐसे झुक गई। क्या हुआ? अभिलंब की तरफ ऐसे झुक गई, और जब ये इससे बाहर निकली तो ये अभिलंब बन गया, ये थोड़ा सा फिर ऐसे बाहर की तरफ हट गई, यानी अभिलंब से दूर हट गई। तो फिलहाल अभी हम यही कर रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण यहां से प्रवेश की, कहां से? वायु में से, यानी N1 माध्यम से N2 में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। यानी कि अगर ये कांच है, ये वायु है, या ये द्रव है, ये कांच है, तो ये सिस्टम, यानी कि हम ये नहीं आपसे कह रहे हैं कि ये अभिलंब की तरफ झुक रही है, यानी हो सकता है माध्यम चेंज हो। जब माध्यम चेंज होगा तो अभिलंब से दूर भी हट सकती है,
अविलंब के पास भी आ सकती है। यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। बच्चों इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? हम परिभाषा याद कर सकते हैं, परिभाषा की जरूरत है लेकिन जानना जरूरी है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या फिर कह लें कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। या यूं कह लें कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में बच्चों अगली कड़ी क्या है? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम दो है, एक नियम दो नियम। पहला क्या है? इसको कहते हैं आपतित किरण, और ये वाले को कहते हैं अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब है। क्या है? ये अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, यही है। तो और ये है आपतन बिंदु। ठीक है। अब अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ पे? ये कहाँ पे? यहाँ। आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु हो गया, और उस पर अभिलंब। तीनों कहाँ है? तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण की जा साइन आई, अपवर्तित किरण की जा साइन आर। जा मतलब क्या होता है? जा, एक जा होता है, एक स्पर्श जा होता है, एक कोज्या होता है। ठीक है, जा, कोज्या, स्पर्श जा। जा मतलब साइन, कोज्या मतलब कोसाइन यानी कास, और स्पर्श जा मतलब टेंजेंट यानी टैन। ठीक है। तो आपतित किरण की जा यानी कोणाई साइन आई, अपवर्तित किरण की जा साइन आर का अनुपात, अनुपात लिख दिया गया, क्या होता है? नियत होता है, यानी एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। यह है अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है। अब इसमें आता, इसी को बच्चों क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। इसी को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी यह जो है किसके बराबर होता है? n के अपवर्तनांक। ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 into पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है। क्रांति कोण, क्रांति कोण में क्या होता है कि ये सघन माध्यम है,
कांच, और ये जल नीचे। तो क्या होता है, सघन माध्यम से कोई किरणें जब आती हैं तो क्या होती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं। किधर हटती हैं, अभिलंब से दूर। अब मान लिया ये कांच है और ये क्या है, जल है, ठीक। तो यहां से प्रकाश किरण ऐसे आएगी कि ये अभिलंब होगी, ठीक है। जब ये अभिलंब होगी तो प्रकाश किरण यहां आएगी तो थोड़ा सा दूर रखेगी। हमें इसको इतना कर देना, जैसे ही हम इसको इतना कर देंगे इस प्रकाश को, तो क्या होगा, ये इसी तल के सहारे सीधा निकल जाएगा। तो बच्चों ये वाला कोण जो है, ये अधिकतम मान, इसी को कहते हैं साइन सी। यही होता है क्रांतिक कोण। क्या होता है, क्रांतिक कोण। यानी कि साइन सी इज इक्वल टू होता है, हम लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1/ANG। यह है क्रांतिक कोण, या ANG इज इक्वल टू 1/sin C। इस पर हम सवाल लगाते हैं, यानी कि इसके मान को हम इतना बढ़ाते जाते हैं साइन सी को कि ये किरण यहां ना जाकर के इसके तल के सीधे लौट जाए। और अगर इसको फिर हम जरा सा इतना कर दिए तो क्या होगा, ये इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसको कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। बच्चों इसको याद रखना, इसको क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन। और इसके बाद आता है बच्चों वर्ण विक्षेपण। क्या आता है, वर्ण विक्षेपण। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का जरूर फंसता है, हर कंपटीशन में लेता है इसको। तो वर्ण विक्षेपण क्या है बच्चों, हम देखते हैं। वर्ण विक्षेपण हम जानते हैं कि अगर कोई प्रिज्म, वर्ण विक्षेपण क्या है, अगर किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें हम गुजारें तो वो क्या करता है, 7 रंगों में वो डिवाइड कर देता है। कैसे करता है, जैसे मान लो हमने एक ये प्रिज्म लिया, ठीक, ये हमारे पास प्रिज्म है, ये ABC। हमने किसी एंगल पे यहां से आप इसमें क्या लगाए, श्वेत प्रकाश डाले। क्या किए, श्वेत प्रकाश प्रवेश किए, तो वो क्या करेगा, यहां आके क्या होगा, थोड़ा सा घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम गया, एक हो गया, 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, ये हमने यहां पे एक पर्दा लगा दिया। क्या लगाया, पर्दा, ठीक। तो यहां पे ये जो रंग बिखरेंगे, ये सबसे नीचे होगा वायलेट, उसके बाद होगा इंडिगो, उसके बाद होगा ब्लू, उसके बाद होगा ग्रीन, उसके बाद होगा येलो, उसके बाद होगा ऑरेंज, उसके बाद हार्ट। यानी सबसे नीचे बैंगनी कलर, उसके बाद आसमानी, उसके बाद ब्लू, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी और उसके बाद लाल। यानी कि वर्ण विक्षेपण क्या है कि किसी भी श्वेत प्रकाश को अगर हम प्रिज्म से गुजारें तो क्या होता है, पर्दे पर हमें 7 रंग दिखाई दे जाते हैं श्वेत रंग से। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और बच्चों आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाता है, कि कहा जाता है कि चौथा कलर, प्रिज्म से प्रकाश से बाहर निकलने पर चौथा कलर कौन सा होता है, ब्लू, रेड, हरा, जो भी पूछेगा आपसे उसमें आपको पता होगा कि चौथा कलर नीचे से चाहे जाओ चाहे ऊपर से, तो चौथा कलर क्या है, हरा है। या पूछ लिया नीचे से तीसरा कलर क्या है, या ऊपर से दूसरा कलर क्या है, नीचे से दूसरा कलर क्या है, तो आप उसको बड़ी आसानी से ये चित्र से समझ के फट से इसको विकल्प आप चूज कर सकते हो। तो बच्चों इसी पे हम देखते हैं, अगर आपका अपना एग्जाम्पल जो भी हमने आपको टॉपिक्स बताए, इसमें हम एग्जाम्पल्स लेते हैं 4-5, और उसके बाद फिर जो है इस पार्ट को आप देखिए और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसा कि बच्चों आपके लिए हमने एग्जाम्पल्स तैयार कर लिए हैं, क्योंकि बच्चों अभी हमारे पास यही सुविधा है, अभी हमारे पास बोर्ड नहीं है। आप लोगों का जैसा जैसा सपोर्ट होता जाएगा, अगर हमें लगेगा कि हम मोटिवेट हो रहे हैं तो हम फिर व्यवस्था इसकी कर लेंगे। तो हम आपके लिए
एग्जाम्पल्स ले आए हैं उसी टॉपिक पे। सबसे पहला एग्जाम्पल्स क्या है, देखो, यदि हवा की अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब बच्चों सापेक्ष, यानी यहाँ वायु के सापेक्ष लिखा जा सकता है, लेकिन दिया क्या है हवा की अपेक्षा। यदि हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास दिया है A and W, हवा वायु के अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 3/2। तो हमें कांच की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक निकालना है, यानी G and W हो जाएगा बराबर 1/A and W के बराबर 1/3/2। पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा 2 ये ऊपर आ जाएगा तो बराबर आ जाएगा 2/3। अर्थात हमारे पास जो पहला विकल्प है, हमारे पास जो पहले क्वेश्चन था, देखो यदि हवा की इसका यदि हवा के अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक हमने लिखा ये, ठीक। अब फिर कह रहा है तो कांच की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक ये हो जाएगा 1/, वही पहला वाला, तो हम इसको रखे यहाँ फ्रंट के ऊपर गया तो क्या आ गया 2/3। अर्थात ये वाला विकल्प हमारा, ये वाला विकल्प राइट है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, यानी हम दोनों को पहले लिख लें। पहले क्या लिखेंगे, A and W। देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 4/3, और उसके बाद कांच के सापेक्ष जल का तो G and W। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के दोनों का तो क्या आ जाएगा ये 3/2। अब कह रहा है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, यानी कि G and W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास G, ये जो G है ये वहां देखो, इसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3/2 और डिवाइड बाई इसको, तो ये आ जाएगा 4/3। पलट के जाएगा तो 3/2 गुणे 3/4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 2 4 8, तो हमारे पास हो गया 9/8। अर्थात हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारे पास विकल्प कौन सा सही है, ये वाला विकल्प। कौन सा वाला, ये वाला विकल्प। समझ आई बात, हमने इसको जब पलट दिया हमारे पास कौन सा विकल्प सही हो गया, ये वाला, ठीक। इसके बाद आता है बच्चों, इसको यहां रखिए, इसके बाद आता है एक सिक्का छोटे टब के तल पर पड़ा, छोटा टब है उसमें सिक्का डाल दिए, पड़ा है, इसमें पानी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, पानी के लिए यह बराबर 4/3, ठीक। तो जल सतह से सिक्के की दूरी प्रतीत होगी, यानी आभासी, यानी हम लिखेंगे आभासी गहराई। आभासी गहराई बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा 3/4 गुणे वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई रखो यहीं पे, तो 3/4 गुणे 15 बराबर 45/4 बराबर 11.25। यानी हमारे पास कौन सा विकल्प सही है बच्चों, हमारे पास कौन सा विकल्प सही है, हमारे पास है 20 है ये वाला। हमारे पास कौन सा विकल्प सही है, तीसरा 11.25, ठीक है 11.25 हमारे पास तीसरा विकल्प सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल कितना मीटर है, कांच में प्रकाश की चाल कितने मीटर है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बच्चों आपको पता है, हमने एक फॉर्मूला बताया था कि V1/V2 इज इक्वल टू किसके, n के। हमें ये क्या निकालना है, n निकालना, अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है।
तो अपवर्तनांक निकालने के लिए हम क्या करें, b1 हमारे पास प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर, ये ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और b2 हमारे पास कांच में प्रकाश की चाल है, उसको कितना दिया है 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ये कट गया, ठीक, हमारे पास आ गया 3/2 बराबर 1.5। क्या आ गया 1.5, अर्थात इसमें 1.8, ये वाला विकल्प हमारा सही है। कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प। कितना 1.5। कांच का मतलब अपवर्तनांक हमारे पास क्या आ गया कांच का 1.5 अर्थात 3/2। इसके बाद है बच्चों क्रांतिक कोण से संबंधित प्रश्न है। ग्लिसरीन हवा के लिए क्रांतिक कोण, ग्लिसरीन एक जगह रखा है वायु, उसके बीच जो क्रांतिक कोण बन रहा है वह कितना है 43 डिग्री। कितना है 43 डिग्री 45 अंश। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम आपको बताए थे बच्चों कि ग्लिसरीन का अपवर्तनांक यानी अगर हमें ये ज्ञात करना है, अगर हमें ज्ञात करना है n बराबर, तो 1 क्या होगा sin c, और ये हो जाएगा 1 यहाँ पे बच्चों दिया था किताब में कि sin c का मान कितना है, इतना 43, हमने इसमें लिखा नहीं, ये यहाँ पे लिख दो sin 43 बराबर 0.68 है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे रखें वो चीज, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sin 43 बराबर, ये देखा दिए गलत जगह लिख दिए भाई, सॉरी, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बराबर 1/0.68। अब इसको हम लिखें तो ये 100 क्या हो जाएगा 68, और ये जाएगा एक बार हो गया। उसके बाद कितना बच जाएगा 32 हो जाएगा, 320 ये हो जाएगा 70 के लगभग, तो 7 × 4 = 28 ये हो जाएगा 4 बार। और उसके बाद इसमें देख लो कितना है विकल्प, इसमें 1.47682 और तो ये वाला विकल्प हमारा, ठीक है। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक है, फटाफट हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को ऐसे हल कर देंगे। तो ये है एग्जाम्पल है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं इरेज कर देंगे। और अब इस पार्ट में अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा और कोई कमी हो तो आप जरूर कमेंट करिए। अच्छे के लिए तो कमेंट करिए ही करिए, अगर गड़बड़ लग रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हमें आपसे, अगर आप कमेंट करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर व्यवस्था आपको देंगे, यानी कि आपको हम 10th 12th का तो सिलेबस देंगे ही देंगे, प्लस छोटी छोटी कंपटीशन की तैयारियों का भी हम आपको पूरा व्यवस्था देंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, और बाकी हम आपसे उम्मीद रखते हैं बहुत सारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।